नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ। आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 2 और 3 दिसंबर 2023 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए मेरे चैनल पे। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक पद बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने के वादे का ऐलान किया? केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, डिटेल देखें। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर कितनी रही? वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर कितनी रही? तो ये रही 7.6% रही है। ठीक है, भारत की जीडीपी 7.6% रही दूसरी तिमाही में। आई होप समझ गए होंगे। इसके पहले 7.82% था, और दूसरी तिमाही में बढ़कर 7.6% हो गया। ठीक है, मतलब इसके पहले से अब घट गया है। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े किसने जारी करता है? तो सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह आंकड़े 30 नवंबर 2023 को जारी किए हैं। 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2023 तक रही है। जीडीपी का विकास दर 7.6% रहा पिछले वित्त वर्ष की तिमाही की तुलना में। ठीक है। रुपए में कुल जीडीपी 41.74 लाख करोड़ रुपए है। 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2023 तक रहा है। जीडीपी विकास दर 7.8% रहा है पिछले वित्त वर्ष की पिछली तिमाही की तुलना में। ठीक है। और रुपए में कुल जीडीपी 4.37 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबको कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की तुलना कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है, अर्थव्यवस्था ज़्यादा रोजगार पैदा कर रही है। कम जीडीपी का मतलब आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है। जीडीपी की आंकड़ा कैसे तय करते हैं? तो जीडीपी इसका फुल फॉर्म है C+I+G+ कोष्टक में x और y, x-y। ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म है C+I+G+x कोष्टक में m। ठीक है, ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। C का मतलब है कंज्यूमर एक्सचेंज, और I का मतलब है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, और G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। और X का मतलब है एक्सपोर्ट, और M का मतलब है इंपोर्ट। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे जीडीपी का आंकड़ा कैसे जारी करते हैं और किस आधार किस फार्मूले पे। ठीक है। जीडीपी दो तरह की होती है। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होता है
रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी दो प्रकार का होता है। तो रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। मतलब जो जीडीपी होता है उसकी जो गुड्स सर्विस की वैल्यू होती है उसका कैलकुलेशन ईयर बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस की वैल्यू किया जाता है काउंट। ठीक है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011 और 12 है। तो इसका बेस ईयर है, किस बेस पे के आधार पे किया जाता है, तो इसका कैलकुलेशन वैल्यू 2011-12 के आधार पर किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। जीडीपी दो प्रकार का होता है, आपको बता दिए। किस वजह से उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है, तो दूसरी तिमाही का जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुसार 1.1% ज़्यादा है। आरबीआई की दूसरी तिमाही में इसके 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जेबियर मिलेई। जेबियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये हैं जेबियर मिलाई। अब जो ये फ़ोटो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं फोटोग्राफ में, ये हैं जेबियर मिलाई। ये हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। जेबियर मिलाई यहाँ कट्टर राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी नेता हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेबियर को उनके आलोचक अक्सर पागल आदमी कहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान जेबियर ने ब्यूरोक्रेसी और सरकारी खर्च में ज़बरदस्त कटौती का वादा किया था। वो कल्चर, वुमेन हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री बंद करना चाहते थे। अर्जेंटीना की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है और राजधानी इसका है ब्यूनस आयर्स और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। ठीक है, जो अर्जेंटीना है यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है और यहाँ राजधानी इसकी है ब्यूनस आयर्स और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। ठीक है। इसके पड़ोसी देश हैं चिली, बोलिविया और पराग्वे। जनसंख्या इसका है 4.73 करोड़ और मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। महंगाई दर इसका है 143% है। देश की 40% आबादी गरीब है यहाँ अर्जेंटीना में। आई होप कि सभी डिटेल आपको पता हो गया और समझ में आ गया होगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने का वादा का ऐलान किया है? किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने की वादा किया है? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो अभी आपको बताए हैं, यहाँ देश के राष्ट्रपति अपने देश की बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर मुद्रा अपनाने की वादा किया है। ठीक है। अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेबियर मिलेई अभी जो हाल ही में बने हैं, इन्होंने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में शॉक थेरेपी की बात करते हैं। इन्होंने केंद्रीय बैंक को खत्म करके अर्थव्यवस्था को पूरी पटरी पर लाने के लिए नई अर्थव्यवस्था लाने का वादा किया है। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पेसो के स्थान पर अमेरिकी डॉलर को कानूनी मुद्रा बनाने का वादा किया है। इस प्रक्रिया को डॉलरीकरण के रूप में माना जाता है। यहाँ एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को लीगल टेंडर के रूप में दूसरे देश की मुद्रा से बदल देता है। इसके साथ चौथा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो सौंपा है अनीश दयाल सिंह को। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में सौंपा है। ये हैं अनीश दयाल सिंह। इन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में डीजी के रूप में पदभार संभाला है।
अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। इन्होंने सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। दरअसल सीआरपीएफ के पूर्व डीजी एसएल थाओसेन 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो गए हैं। इसके बाद अनीश दयाल सिंह ने आईटीबीपी के महानिदेशक भी रहे हैं और डीजी सीआरपीएफ के डीजी भी पद संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? तो 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुपूरक बजट के दौरान यह ऐलान किया। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बेड में करीब 1000 नई बसें शामिल की जाएगी। इनमें 100 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी। अनुपूरक बजट में नई बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना होता है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यह घटना कब घटी थी? तो यह घटना 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात किस फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी? तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में यह दुर्घटना हुई थी। तो किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो जहरीली गैस मिथाइल आइसोनाइट्रेट के रिसाव से यह घटना हुई थी। तो कितने लोग मरे थे? तो करीब 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे या अपंग हो गए थे। 5 लाख से ज़्यादा लोग, कितने लोग मरे थे? तो 15,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है। घायल या अपंग कितने लोग हुए थे? तो 15 लाख से ज़्यादा लोग घायल और अपंग हुए थे। इस हादसे का मुख्य आरोप वारेन एंडरसन था, जो इस कंपनी का सीईओ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाले देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है दिशा नाइक। दिशा नाइक ने क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर महिला बनी है। कौन बनी है? दिशा नाइक। ठीक है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं दिशा नाइक, ठीक है, इन्होंने पहली महिला फायर फाइटर के रूप में शपथ ग्रहण की है। GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने कहा कि हवाई अड्डा बचाव और अग्निशमन के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। दिशा नाइक ने नवंबर 2023 में यह उपलब्धि हासिल की। क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ली है। फिलहाल वह उत्तरी गोवा में मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एयरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग यूनिट में कार्यरत हैं। वह वर्ष 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। एक अग्निशमन यूनिट है। ARFF एक अग्निशमन यूनिट है। विमानन दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में बचाव करती है। देश की पहली
एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर गोवा की दिशा नाइक हैं। ठीक है, गोवा की दिशा नाइक हैं। देश की पहली मुस्लिम महिला फायर फाइटर उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। इस दिवस को NIIT ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य दुनिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना होता है। उन्हें कंप्यूटर के उपयोग से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करना होता है। इस दिन को पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1986 में इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी, यौन शोषण और बाल श्रम को रोकना होता है। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ के किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी से इनकार कर दिया? वेस्ट इंडीज़ के किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो यह देश है डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मेजबानी से इनकार करने का कारण क्या था? तो डोमिनिका ने मैच और अभ्यास स्थलों को तैयार करने के काम में देरी की है, इसलिए उसने मेजबानी से इनकार कर दिया। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार डोमिनिका का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जून 2023 में टूर्नामेंट मैचों के मंचन के लिए चुने गए वेस्ट इंडीज़ के 7 देशों में से एक था। अमेरिका पहली बार किसी प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबानी कर रहा है। अमेरिका जो है पहली बार किसी प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ के बारे में आपको बताएं तो यह वेस्ट इंडीज़ उत्तरी अमेरिका का एक उपक्षेत्र है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है, जिसमें 13 स्वतंत्र द्वीप देश हैं और 3 द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, 3 द्वीप समूह में 19 निर्भरताएं शामिल हैं। डोमिनिका के बारे में आपको बताएं तो डोमिनिका यह उत्तर अमेरिका का महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में एक द्वीप राष्ट्र है। यह द्वीप ज्वालामुखी और मोटे तौर पे पहाड़ी है। इसकी राजधानी रोसेऊ है। इसके साथ आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।